हेलो डियर ऑल एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लक्ष्य लॉ एकेडमी। आप लोगों को जैसा कि पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो आज उसी लेक्चर सीरीज में ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। अभी तक हमने रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के दो पार्ट जो है वो कवर कर लिए हैं, है ना। पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड जो है वो हमारा कवर हो चुका है और आज हमें देखना है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एक्ट, वो है हमारा पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 जो है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका आरजेएस 2025 का जो एग्जाम होने वाला है और छत्तीसगढ़ जुडिशरी का जो एग्जाम होने वाला है, दोनों में ये आपका माइनर एक्ट है, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और ये जो पार्ट थर्ड है इसका, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका रजिस्ट्रेशन एक्ट में से कम दो क्वेश्चंस तो जो है इस पार्ट से आपसे पूछे ही जाएंगे, है ना। कभी कभी तो दो से ज्यादा क्वेश्चन भी इसी पार्ट से पूछ लिए जाते हैं। ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इस पार्ट में आपको बताया गया है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है और कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आएंगे आपके कैटेगरी में जो कि ऑप्शनल में आएंगे। कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको रजिस्ट्रेशन करवाना बहुत आवश्यक है। बिना रजिस्ट्रेशन के आपने जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी इंस्ट्रूमेंट तैयार किया है वो लीगली जो है वैलिड नहीं होगा, वो लीगल उसका कोई रिकॉग्निशन नहीं होगा। तो इसलिए कुछ डॉक्यूमेंट्स जिसकी लिस्ट बताई गई है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन तो आपको कंपलसरीली करवाना ही पड़ेगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट आपका तैयार हुआ है, वो जो लिखत आपकी तैयार हुई है, वो लीगली वैलिड नहीं मानी जाती है और उसका लॉ में कोई रिकॉग्निशन नहीं होता है। ऑप्शनल वाली कैटेगरी में जो रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो ऑप्शनल वाली कैटेगरी में आपकी स्वेच्छा है। पार्टीज चाहें तो किसी इंस्ट्रूमेंट लिखत जो उन्होंने तैयार किया है उसका करवाएं रजिस्ट्रेशन या ना करवाएं, तो वो ऑप्शनल कैटेगरी में। इसमें क्या होता है, जब ऑप्शनल कैटेगरी वाले जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जहां पर आपकी इच्छा है, तो वहां पर पार्टीज ने कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाया, कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार करवाया और उसका रजिस्ट्रेशन अगर नहीं भी करवाया तो उसका लीगल वैलिडिटी जो है वो खराब नहीं होती है, वो लीगल वैलिड डॉक्यूमेंट माने जाते हैं ऑप्शनल वाले और लीगल रिकॉग्निशन उनका होता है। ठीक है, तो ये जो है दो मेजर डिफरेंस है रजिस्टर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन वाले डॉक्यूमेंट्स में। ठीक, तो अब हम बात कर लेते हैं कि क्या सेक्शन है। तो देखिए सेक्शन 17 जो है वो बात करती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। अगर आप सेक्शन 17 की हेडिंग पढ़ेंगे, अगर आपके पास बियर एक्ट हो, तो डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, हिंदी में लिखा गया है दस्तावेज है जिनका रजिस्ट्रीकरण अनिवार्य है। ठीक, तो अनिवार्य जिनका रजिस्ट्रीकरण है वो सेक्शन 17 में जो है आपको बताए गए हैं। तो आपको सबसे पहले तो सेक्शन याद रखना है कि कौन सी सेक्शन है जिसमें बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है डॉक्यूमेंट्स का। सेक्शन 17 में बताया गया है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बाद सेक्शन 18 जो होती है, तो सेक्शन 18 में बताया गया है आपका ऑप्शनल वाला। सेक्शन 18 में क्या बताया गया है? ऑप्शनल, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। सेक्शन 18 बात करती है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन की। तो डॉक्यूमेंट 17 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन और 18 हो गया आपका ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। ये दो सेक्शन तो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद सेक्शन 17 की अगर हम बात करें, तो क्या सेक्शन 17 में सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंट्स ही बताए गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है? तो जी नहीं। सेक्शन 17 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड की गई है। सेक्शन 17 की अगर हम बात करें, तो जब आप देखेंगे सेक्शन 17 की सब सेक्शन 1 और सेक्शन 17 की सब सेक्शन 3 जो है वो तो बात करती है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की। ठीक है, सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 3 तो बात करता है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का, लेकिन सेक्शन 17 में ही सबसेक्शन 2 दी गई है। सेक्शन 17 में जो सबसेक्शन 2 दी गई है, इसमें बताया गया है ऐसे भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है करवाना। ठीक, तो सेक्शन 17 में अपने आप में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के लिस्ट भी बताई गई है कि कौन से डॉक्यूमेंट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा। साथ ही साथ सबसेक्शन 2 इसकी जो है इसका, इसमें ये बताया गया है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जिनका कंपलसरी नहीं है ना, नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। ठीक, तो सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 में नॉट कंपलसरी वाले डॉक्यूमेंट भी बताए गए हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका कंपलसरी नहीं है। तो क्या होगा भाई, सबसेक्शन 2 और सेक्शन 18 को जो है हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं ना। तो फिर अगर आपसे पूछा जाए कि ऑप्शनल वाले कौन से हैं, तो भाई सेक्शन 18 की तो हेडिंग ही कहती है ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन। आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन करवाएं, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। और वही चीज यहाँ पर भी है, सबसेक्शन 2 में थी नॉट कंपलसरी, इनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो करा लीजिए, नहीं चाहे तो नहीं करा लीजिए, है ना। तो यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन कराना कोई कंपलसरी नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती रजिस्ट्रेशन करा भी लेगा सबसेक्शन 2 में बताई गई लिस्ट का, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, है ना। तो
सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 प्लस 18 एक ही बात करती है, ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन और नॉट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ऐसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। पहली चीज तो हमें ये समझना बहुत जरूरी था। अब बात कर लेते हैं हम हमारी सेक्शन 17 की। आज के इस लेक्चर में अभी हम सेक्शन 17 ही पढ़ेंगे, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है। फिर उसके बाद कल हम कवर करेंगे सेक्शन 18 ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन को। सेक्शन काफी बड़ी है और मैं बहुत ज्यादा लंबे लंबे वीडियोस नहीं बनाना चाह रही हूँ, इसलिए हम आज एक ही सेक्शन पढ़ेंगे, यानी कि सेक्शन 17। तो देखिए सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1 पहले हम पढ़ते हैं। इसमें क्या कहा गया बेयर एक्ट में, अगर आपके पास बेयर एक्ट है तो आप लोग भी साथ साथ में देखिए इसमें कहा गया है द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी रजिस्टर्ड if the property to which they relate is situated in a district in which and if they have been executed on or after the date on which act number this or act number of 1864 or Indian Registration Act 1866, Indian Registration Act 1871, Indian Registration Act 1877 और this act यानी कि 1908 का came or come into force। ठीक है, हिंदी में भी एक बार आपको लैंग्वेज पढ़ती हूँ फिर समझाती हूँ। निम्नलिखित दस्तावेजों की रजिस्ट्री करनी होगी यदि वह संपत्ति जिससे उसका संबंध है ऐसे जिले में स्थित है जिसमें, और यदि वे दस्तावेज उस तारीख को या उसके पश्चात निष्पादित हुई है जिसको 1864 का अधिनियम, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1866, 1871, 1877 और यह अधिनियम प्रवर्तन में आया था या आता है। तो यहाँ पर आपको कुल मिलाकर जो बात समझाई गई है वो ये बात समझाई गई है कि यदि कोई संपत्ति, यदि कोई प्रॉपर्टी, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं सेक्शन 17 की सब सेक्शन 1। तो पहले तो इन्होंने कहा है कि सारे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन होगा, निम्नलिखित बताए गए सारे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। इंग्लिश में क्या लिखा है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड। तो यानी कि सेक्शन 17 में आपको एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है एबीसीडी करके। तो जितने भी इस सेक्शन के अंतर्गत जितने भी लिस्ट आपको बताई गई है, फॉलोइंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी बताई गई है, उन सब का रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी है ही, लेकिन उन सबका रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी कब है, तो इसमें आगे कहा गया है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शैल बी रजिस्टर्ड इफ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट। अगर वो डॉक्यूमेंट ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, वो क्या कह रहे हैं कि इफ द प्रॉपर्टी, मतलब फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी रजिस्टर्ड इफ द प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट, कि वो संपत्ति जिससे रिलेटेड वो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो संपत्ति ऐसे डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सिचुएट है, प्रॉपर्टी सिचुएट है in any district। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में सिचुएट है जिस डिस्ट्रिक्ट में, क्या कहा गया, प्रॉपर्टी टू विच दे रिलेट इज सिचुएटेड इन अ डिस्ट्रिक्ट इन विच एंड इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर द डेट। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, तो इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है अगर ये डॉक्यूमेंट ऐसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में है, जो डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से एक्ट, आपका 1864 से रिलेटेड एक्ट, आपका जो हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब हमने पढ़ा था तब हमने देखा था कि 1908 के पहले कौन कौन से एक्ट थे, तो ये उन्हीं एक्ट्स की बात हो रही है। तो 1864 से ही हमने देखा था, क्योंकि 1864 का ही वो ओल्ड एक्ट है जहां से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन का प्रावधान पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था, इसलिए इस एक्ट से हम पढ़ रहे हैं। तो 1864, 1866, 1871 और 1877 एंड फाइनली हमारा 1908। अगर इन एक्ट्स के अंतर्गत किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई प्रॉपर्टी सिचुएट है और उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है, वो डॉक्यूमेंट कौन सा होगा, जो 17 में सेक्शन 17 की जो लिस्ट बताई गई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट, तो अगर उन कैटेगरी में आने वाला कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है और वो डॉक्यूमेंट इन सारे एक्ट के प्रवर्तन पर या इनके आने के बाद बनाया गया है, तब ऐसे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा। फॉर एग्जाम्पल कि जब 1864 का एक्ट प्रवर्तन में आया, उस टाइम पर ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल की, ठीक है, ए ने बी को क्या करा, एक प्रॉपर्टी सेल कर दी। कब, और ये प्रॉपर्टी कब सेल करी है, जब ये वाला एक्ट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1864 का आ चुका है। उसके बाद ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल की। अब ए ने बी को एक प्रॉपर्टी सेल की तो इन दोनों के बीच में क्या बना, इन दोनों के बीच में बना डॉक्यूमेंट। तो ये डॉक्यूमेंट अब सेक्शन 17 कहती है कि जब भी कोई पार्टी, लिविंग पार्टीज, जब भी कोई लिविंग पार्टीज कोई आपस में कोई ट्रांजेक्शन करती हैं और उसका जो है नॉन टेस्टामेंट्री कोई इंस्ट्रूमेंट बनाती हैं, तो सेल डीड क्या होती है, एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट होती है। तो दोनों पार्टीज ने अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, लिविंग पार्टीज ने नॉन टेस्टामेंट्री कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है इन एक्ट्स के आने के बाद, और ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जिस डिस्ट्रिक्ट में ये वाला एक्ट लागू था, तब फिर इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन क्या होगा, कंपलसरी होगा।
ठीक, आई होप आपको इस इलस्ट्रेशन से समझ में आ गया होगा कि ये सारे एक्ट्स जो हैं, जब ये सारे एक्ट्स आए, उनके आने के बाद दो पार्टीज के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ और कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई लिखत बनाई गई, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ और वो डॉक्यूमेंट सेक्शन 17 के अंतर्गत आने वाली लिस्ट में आता है। और वो डॉक्यूमेंट जिस प्रॉपर्टी से रिलेटेड बनाया गया वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट में थी वो प्रॉपर्टी जिन पर ये एक्ट्स एप्लीकेबल होते हैं, तब उस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको कंपल्सरीली करवाना पड़ेगा। ये सब सेक्शन 1 की आपकी शुरुआती लैंग्वेज है। अब आते हैं हम लिस्ट पे कि अब भाई वो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जिनका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है। ठीक, तो देखिए सबसे पहला तो है आपका गिफ्ट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट। सबसे पहले आपको क्या बताया गया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, स्थावर संपत्ति के दान की लिखत, स्थावर संपत्ति के दान की लिखत। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे व्यक्ति को दान करता है, गिफ्ट करता है, तो उसका जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कंपल्सरीली कराना पड़ेगा। कंडीशन क्या है, जो ऊपर बताई गई है कि वो चारों एक्ट हैं, उनके आने के बाद ऐसे डिस्ट्रिक्ट में वो संपत्ति का दान किया गया है जिस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत उस एक्ट के तहत वो प्रॉपर्टी आती है और गिफ्ट का इंस्ट्रूमेंट है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा। अब यदि ए बी को अपनी प्रॉपर्टी दान देता है और एक इंस्ट्रूमेंट भी बनवा लेता है, जिस इंस्ट्रूमेंट के जरिए उस व्यक्ति को, बी व्यक्ति को वो गिफ्ट में प्रॉपर्टी मिली है, ये प्रूफ होती है, उसके पास उसका टाइटल जाएगा, राइट्स जाएंगे, अधिकार जाएंगे, तो क्या ये गिफ्ट वैलिड है? अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो नहीं, वो गिफ्ट जब तक वैलिड नहीं होगा जब तक दोनों पार्टी उस गिफ्ट को रजिस्ट्रेशन नहीं करा लेंगी। कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन का मतलब ही ये है कि अगर जितने इंस्ट्रूमेंट्स को सेक्शन 17 की कैटेगरी में बताया गया है कि इनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कराना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। तो यदि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये गिफ्ट हो जाएगा इनवैलिड, फिर इस गिफ्ट की कोई मान्यता नहीं रहेगी, लीगल रिकॉग्निशन नहीं होगा। कभी भी ए जो है मुकर सकता है कि नहीं मैंने दान नहीं दिया, और वो मान लिया जाएगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो ए मुकर नहीं सकता कि नहीं मैंने बी को प्रॉपर्टी दान नहीं दी थी। बी दिखा देगा डॉक्यूमेंट की, सर ये देखो भाई गिफ्ट का रजिस्ट्रेशन है, इन्होंने मुझे प्रॉपर्टी दान दी थी। ठीक, तो यहां पर ध्यान रखना है, पहला पॉइंट क्या हो गया आपका, इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट, दान की लिखत का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। अब सेकंड पॉइंट जिसका इलस्ट्रेशन में आपको शुरू में ही समझा चुकी हूं, तो देखिए आप फिर भी एक बार मैं आपको और अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। बी पॉइंट पढ़िए, अदर नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। अब दूसरे आ रहे हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हिंदी में इसको कहा जाता है निर्वसीयती लिखत। क्या होती है ये निर्वसीयती लिखत, या क्या होते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट? तो देखिए दो टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक नॉन टेस्टामेंट्री और एक टेस्टामेंट्री, एक वसीयत और एक निर्वसीयत। तो वसीयत जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है टेस्टामेंट्री, तो टेस्टामेंट्री या वसीयती लिखत वो होती है जो हमें फ्रॉम द कैसे मिलती है, इनहेरिटेंस के थ्रू मिलती है, कि भाई हमारे पुराने जो पूर्वज हैं उनकी कोई प्रॉपर्टी है वो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी प्राप्त हुई है, इनहेरिटेंस के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो वो कहलाते हैं टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, वसीयत वाली लिखत। जिसमें बिल बनाई जाती है, जहां पर आपको कोई प्रॉपर्टी बिल के माध्यम से मिली है, तो वो कहलाते हैं टेस्टामेंट्री या वसीयत। लेकिन यहां पर बात कर रहे हैं बिल वाले नहीं, मतलब यहां पर जो बिल वाली चीजें होती हैं, जो इनहेरिटेंस के थ्रू जो प्रॉपर्टीज मिली होती हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गई। ठीक, तो यहां रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है किसका, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स का। तो अब ये नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, जो हमें इनहेरिटेंस या बिल के माध्यम से नहीं मिलते, जहां पर ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ऐसी पार्टीज के बीच में बने हैं जो इंटरव्यूअर्स यानी कि दो लिविंग पर्संस के बीच में किए गए ट्रांजेक्शन। तो जहां पर कोई ट्रांजेक्शन दो लिविंग पर्संस के द्वारा किया जाता है और उससे रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट बनाया जाता है, तो उसको कहते हैं नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। दो जीवित व्यक्तियों के बीच में कोई संव्यवहार किया गया और उससे रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट लिखत तैयार की गई, तो उसको कहा जाएगा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। ठीक, तो हाँ आगे पढ़िए, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट क्लियर है। नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच परपोर्ट्स और ऑपरेट्स टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, limit or extinguish whether in present or in future any right, title or interest whether vested or contingent of the value of 100 rupees or upward to or in immovable property। क्या कहा गया है कि अन्य निर्वसनीय लिखत जिनसे यह तात्पर्य हो या जिनका प्रवर्तन ऐसा हो कि वे स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में 100 रुपए या उससे अधिक के मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित हो या समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में चाहे भविष्य में सृष्ट, घोषित, समानुदेशित, परिसीमित या निर्वापित करती हो।
तो ऐसा नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो क्या कर रही है, क्रिएट कर रही है, क्या क्रिएट कर रही है, अभी आगे देखते हैं, जो क्रिएट कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, ठीक है, क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन कर रही है किसी को, लिमिट कर रही है, एक्सटिंग्विश कर रही है, ठीक है, क्या कह रहे हैं, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट, डिक्लेयर, असाइन, लिमिट और एक्सटिंग्विश एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट, क्या, एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट। तो ये जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, इसके द्वारा दो पार्टीज आपस में क्या कर रही हैं, कोई अधिकार, कोई राइट, कोई टाइटल, कोई सत्व या कोई इंटरेस्ट, कोई बेनिफिट, कोई इंटरेस्ट एक पार्टी दूसरी पार्टी के फेवर में क्रिएट कर रही है, डिक्लेयर कर रही है, असाइन कर रही है, किसी अधिकार को लिमिट कर रही है या एक्सटिंग्विश कर रही है, खत्म कर रही है ना। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, नॉन टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट दो पार्टीज में आपस में मिलकर के बनाया, जिसके द्वारा क्या हो रहा है, जिसके द्वारा कोई भी अधिकार, है ना, यहां पर हिंदी वर्ड्स देख लेती हूं मैं, अधिकार, हक या हित, ठीक है ना, दो पार्टीज ने ऐसा एक नॉन टेस्टामेंट्री, एक निर्वसनीय लिखत तैयार किया, जिसके द्वारा किसी एक पार्टी के अधिकार, किसी एक पार्टी के हित, किसी एक पार्टी के हक में क्या हो रहा है, हक जो है वो क्या हो रहा है, या तो वर्तमान में या भविष्य में घोषित किया जा रहा है, सृष्ट किया जा रहा है, समनुदेशित किया जा रहा है, परिसीमित किया जा रहा है या निर्वापित किया जा रहा है। तो जब भी कोई दो पार्टीज आपस में ऐसा कोई नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बनाएंगी, जिससे वो आपस में एक पार्टी दूसरे पार्टी के लिए वो राइट, टाइटल और इंटरेस्ट या तो क्रिएट करेगी, डिक्लेयर करेगी, असाइन करेगी, लिमिट करेगी, एक्सटिंग्विश करेगी, तो वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का लीगल वैलिडिटी तभी माना जाएगी जब आप उसका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराएंगे। तो ऐसे डॉक्यूमेंट का भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर आप वो इलस्ट्रेशन समझ सकते हैं जो मैंने आपको सेल का बताया। क्या हो रहा है देखिए भैया, ए, देखिए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, इलस्ट्रेशन में क्या देख लेते हैं, ए एक पर्सन है और बी एक पर्सन है, इसने क्या करा, एक लैंड बेची, तो भैया ये नॉन टेस्टामेंट्री, पहले तो सबसे पहले नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हो गया क्योंकि ये लैंड है और दो लिविंग पर्सन के बीच में ये समव्यवहार हो रहा है, तो ये क्या हो गया, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि ये लैंड हो गई। और सबसे बड़ी बात लास्ट में क्या बोला गया है कि ये राइट, टाइटल और इंटरेस्ट जो क्रिएट हो रहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर होना चाहिए, ये लास्ट में पॉइंट में यहाँ पर लिखा गया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर एक पॉइंट और कहा गया है कि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है स्थावर संपत्ति में, ये 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का होना चाहिए। तो भाई देखिए 100 रुपए की तो वैसे भी संपत्ति होगी नहीं, है ना, तो इसका मूल्य है कितना, मान लीजिए 10,000 रुपए, एक हम एग्जाम्पल लेके चलते, लाखों में होती प्रॉपर्टी तो इसका मूल्य 10,000 रुपए है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जिससे कोई अधिकार, हित या हक क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है किसी स्थावर संपत्ति में, तो लैंड क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है ना। इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये सारी चीजें जो है, राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, डिक्लेयर हो रहा है, असाइन हो रहा है, किसमें, इमूवेबल प्रॉपर्टी में, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज, मिनिमम 100 रुपीज तो होना ही चाहिए, जिसकी वैल्यू 100 रुपीज और अपवार्ड 100 रुपए या 100 रुपए से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी व्यक्ति का राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है, असाइन किया जा रहा है, लिमिट किया जा रहा है, एक्सटिंग्विश किया जा रहा है, तो फिर ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक, तो इतनी कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 100 रुपए या उससे अधिक हो, और उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का कोई राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट करे, डिक्लेयर करे, असाइन करे, लिमिट करे, एक्सटिंग्विश करे। क्लियर। अब ये जो राइट है, इसमें दो चीज कहा गया है कि ये राइट, टाइटल और इंटरेस्ट प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है, तो ये जरूरी नहीं है कि तुरंत हो, तो प्रेजेंट में भी हो सकता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। फिर इसमें एक और टर्म यूज की गई, वेस्टेड इंटरेस्ट भी हो सकता है और कॉन्टिंजेंट इंटरेस्ट भी हो सकता है ना, चाहे वह निहित हो या समाश्रित हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या, वेस्टेड या समाश्रित, कॉन्टिंजेंट, ये सारी टर्मोलॉजी हमारी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की है। वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होता है कि किसी व्यक्ति ने समव्यवहार किया, यहाँ ए ने बी के साथ प्रॉपर्टी को जो है क्या करा, बेचा, तो इन्होंने कह दिया डॉक्यूमेंट में कि जैसे ही ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको तुरंत प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दूंगा, तो ये होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, है ना, कि जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया, पेमेंट करा, हम तुरंत आपको पोजेशन दे देंगे, ये हो गया वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित
समाश्रित हित, इन्होंने कोई कंडीशन रख दी कि अगर आप ऐसा ऐसा करोगे और आप ये कंडीशन मेरी फुलफिल कर दोगे तो उस कंडीशन के फुलफिल होने पर मैं आपको इस प्रॉपर्टी का पोजेशन दूंगा, तो वो होता है समाश्रित। तो यहाँ पर ये कोई जरूरी नहीं है कि निहित हित है या समाश्रित हित है, हित कैसा भी हो सकता है, बस कंडीशन ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी 100 रुपए या उससे अधिक के मूल्य की होना चाहिए और वो राइट, इंटरेस्ट और जो टाइटल है उससे ये सब चीजें होना चाहिए। अब वो वेस्टेड भी हो सकता है और कॉन्टिजेंट भी हो सकता है। क्लियर? तो ये था आपका बी वाला पॉइंट। बी वाले पॉइंट पे मैंने इतना आपको टाइम इसलिए दिया क्योंकि आगे के कुछ पॉइंट्स जो है वो सेम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो अगर आप एक बार एक पॉइंट में सारी चीजों को समझ लेंगे तो आगे के पॉइंट्स पे इतना टाइम हमें समझने में नहीं लगेगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब हम बढ़ते हैं पॉइंट सी की तरफ। तो देखिए पॉइंट सी की भी जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल मिलती जुलती है, तो मैं यहां पर सी कर दे रही हूं और जो चेंजेस होंगे वो हम देख लेंगे। ठीक है, जो चेंजेस होंगे वो हम यहाँ पर देख लेंगे। अब हम बात कर रहे हैं सी पॉइंट की। ठीक है, सी पॉइंट में क्या है वो समझिए, फिर अगेन सी पॉइंट में यही लैंग्वेज यूज है। अब देखिए सी पॉइंट में कहा गया है अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेजेस द रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन। तो यहां पर क्या हो गया, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट तो है ही, लेकिन क्या हो रहा है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज, क्या कहा गया है, अ नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेज द रिसीप्ट और पेमेंट, रिसीप्ट और पेमेंट, ये रिसीप्ट और पेमेंट किस बिहाफ में, ऑफ एनी कंसीडरेशन, ऑफ एनी कंसीडरेशन ऑन अकाउंट ऑफ ये चीजें, ऑन अकाउंट ऑफ क्रिएशन, डिक्लेरेशन, असाइनिंग, लिमिटिंग, एक्सटिंग्विशिंग एनी राइट, टाइटल और इंटरेस्ट इन एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो देखिए सेम है, बस थोड़ा सा अंतर है। पहले वाले पॉइंट में क्या हो रहा था कि एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट था स्थावर संपत्ति से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जहां पर वैल्यू 100 और अपवार्ड होनी चाहिए थी और फिर ये सारी चीजें हो रही थी। इसमें है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट विच एक्नॉलेजेस रिसीप्ट और पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन। यहां पर जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, यहां पर जो निर्वसतीय लिखत है वो किससे संबंधित है, वो संबंधित है एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसीप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी कंसीडरेशन, किसी कंसीडरेशन के पेमेंट से रिलेटेड, किसी कंसीडरेशन की रिसीप्ट से रिलेटेड। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई काम करने के बदले में कोई कंसीडरेशन लिया है, तो उस कंसीडरेशन, जिस काम करने के बदले में उसने वो कंसीडरेशन किया है, उससे रिलेटेड एक इंस्ट्रूमेंट तैयार करवाया गया है जो ये प्रूफ करता है कि हाँ इस व्यक्ति ने ये पार्ट जो है, इस पार्ट को कंप्लीट किया है, ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया है, जिसके एवज में हम इसको कंसीडरेशन दे रहे हैं, इसने रिसिप्ट किया है, कंसीडरेशन के पेमेंट की बात कही गई है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है जो तैयार किया गया है उसको भी रजिस्टर्ड कराना कंपलसरी है, नहीं तो वो माना नहीं जाएगा। और ये वाला जो कंसीडरेशन रिसीप्ट कर रहा है व्यक्ति, कंसीडरेशन जो पेमेंट कर रहा है किसी काम को करने के लिए, तो उससे भी क्या हो रहा है, वो राइट क्रिएशन की बात हो रही है, डिक्लेरेशन की बात हो रही है, साइनिंग, लिमिटिंग, एक्सटिंग्विशिंग और कोई भी राइट, टाइटल और क्या आपका इंटरेस्ट। हिंदी में एक बार लैंग्वेज पढ़ देती हूँ। ऐसी निर्वसतीय लिखत जो ऐसे किसी अधिकार, हक या हित के सृजन की घोषणा, समनुदेशन, परिसीमन या निर्वापित के लेखे किसी प्रतिफल की प्राप्ति या संदाय अस्वीकार करती हो, अभिस्वीकार करती हो। तो यहाँ पर क्या है, प्रतिफल की बात हो रही है। कंसीडरेशन मतलब किसी काम करने के बदले में प्रतिफल दिया। अब देखो इसको हम उसी इलस्ट्रेशन से समझ सकते हैं। क्या हो रहा था, ए ने बी को प्रॉपर्टी बेची थी, तो अभी पहले वाले में हमने क्या देखा कि ए ने बी को ये जो है लैंड बेची, ठीक, तो बी वाले पॉइंट में लैंड बेची थी, इसकी वैल्यू 10,000 रुपए थी, क्योंकि वहां पर कहा है कि 100 या 100 से ज्यादा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ए जो है वो बी से पहले से ही कुछ एडवांस ले लेता है, इसको क्या कह सकते हैं, प्रतिफल, कुछ प्रतिफल ले लेता है, कंसीडरेशन ले लेता है। ए बी से कुछ एडवांस, कुछ कंसीडरेशन, कुछ प्रतिफल ले लेता है कि आप मुझे इतना इतना अमाउंट पे कर दीजिए, तो उसका मतलब ये होगा आपने इतना अमाउंट मुझे पे कर दिया, मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी हुई। तो ये इतना अमाउंट लेने से, इतना कंसीडरेशन, इतना प्रतिफल लेने से क्या हुआ, ए ने बी के फेवर में कह दिया कि ये संपत्ति आपकी हुई, अब से इस पर टाइटल आपका, अधिकार आपका, इंटरेस्ट आपका। तो ये कंसीडरेशन, रिसीप्ट ऑफ कंसीडरेशन से किसी प्रॉपर्टी पर राइट, टाइटल और इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो प्रतिफल लिया है, फिर इस हिस्से का भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, अलग से लिखना पड़ेगा डॉक्यूमेंट में कि मैंने ये प्रॉपर्टी ए जो कहेगा बी को बेची, तो इसके एवज में मैंने कंसीडरेशन के तौर पर 100 रुपए लिए हैं,
क्योंकि 10,000 की संपत्ति है तो उसमें से मैंने 100 रुपए प्रतिफल के तौर पर लिए हैं और इस प्रतिफल लेने के बदले में मैंने अधिकार संपत्ति पर दे दिया। ठीक, तो उस पार्ट ऑफ कंसिडरेशन का भी क्या करवाना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्लियर है, ताकि बाद में वो मुकर ना सके। नहीं तो कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि एडवांस प्रतिफल ले लिया जाता है संपत्ति का और बाद में सामने वाले व्यक्ति को कहीं और किसी थर्ड पर्सन से और ऊंचे दाम मिल रहे हैं उस प्रॉपर्टी के, तो वो क्या करता है कि नहीं अब तो मैं सी को बेचूंगा, आपको नहीं बेचूंगा, अब मैं प्रॉपर्टी सी को बेचूंगा, तो व्यक्ति मुकर ना सके। तो इसलिए ये क्या कहा गया है कि जो कंसिडरेशन दे दिया है, जो प्रतिफल दे दिया है, इसको रजिस्टर्ड करवा लो, ताकि अब अगर ये एक किसी सी पर्सन को बेचना चाहे और ज्यादा मूल्य पर तो फिर ये नहीं बेच पाएगा। बी जाके कोर्ट में दिखा देगा कि सर देखिए हमारा जो है एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट हमारे बीच में रजिस्टर्ड हो चुका है, अब ये संपत्ति मेरी है, इस संपत्ति का प्रतिफल ये मुझसे ले चुके हैं। क्लियर, तो ये होता है हमारा सी वाला पॉइंट। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, डी वाला पॉइंट। डी पॉइंट बात कर रहा है भैया लीज की, पट्टा, लीज, ये सारी चीजें हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में पढ़ते हैं, लीज का चैप्टर है पूरा पूरा। तो लीज भी क्या होती है, ईयरली भी होती है, थोड़े कम समय की भी होती है, ईयर से ज्यादा की भी होती है, सॉरी 5 साल से ज्यादा की भी होती है ना, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो चलिए, तो यहां पर किस लीज की बात की गई है, यहां पर बात की गई है जो ईयरली लीज होती है, 1 साल, मिनिमम 1 साल की तो होना ही चाहिए, 1 साल से ज्यादा हो सकती है, उसका रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। पढ़िए लैंग्वेज, लीज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम ईयर टू ईयर और फॉर एनी टर्म एक्सीडिंग 1 ईयर और रिजर्विंग अ ईयरली रेंट। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो लीज है और दूसरा है रेंट, एक तो लीज है और दूसरा है आपका रेंट। तो ये जो लीज है ये भी है ईयर टू ईयर और मोर देन 1 ईयर। ठीक, तो लीज कैसी होगी, वार्षिक होगी, वर्षानुवर्षी होगी, या फिर 1 साल से अधिक की लीज होना चाहिए। मतलब 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो क्या है आपका, 11 महीने का जो रेंट एग्रीमेंट बनता है वो इसमें नहीं कवर हो रहा है, क्योंकि यहां पर जो रेंट की बात की गई है, तो रेंट भी क्या कहा गया है, यहां पर कहा गया है रेंट के फेवर में कि यदि जो रेंट है वो रिजर्विंग अ ईयरली रेंट, पूरे साल भर का रेंट, और साल भर में आते हैं 12 महीने ना कि 11 महीने। ठीक है, वर्षानुवर्षी या 1 वर्ष से अधिक की किसी अवधि के लिए या वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले, वार्षिक भाटक को आरक्षित रखने वाले स्थावर संपत्ति के पट्टे। यहां पर लीज की बात की गई, ऐसा लीज या तो जो ईयरली लीज है या मोर देन 1 ईयर से लीज है, या ऐसा कोई लीज है जिसमें पूरे साल भर का रेंट रखा जाता है। ईयरली रेंट है ना, रेंट कैसा, ईयरली रेंट, इसको रेंट अकेला नहीं लिखिए, इसको ईयरली रेंट लिखिए। ऐसा पट्टा जिसका पूरा ईयरली रेंट रिजर्व किया जाता है। लीज, और कौन सा लीज, जो रिजर्व करता है, रिजर्व ईयरली रेंट, पूरे साल का किराया जो है, पूरे साल का किराया अपने पास रिजर्व करने वाला, आरक्षित करने वाला पट्टा। तो यहां पर ये रेंट कंट्रोल एक्ट वाला रेंट की बात नहीं हो रही है, लीज से रिलेटेड रेंट की बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, तो अब देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट ई। तो अब ई पॉइंट में क्या बताया गया है, ये तो हो गया हमारा पॉइंट डी, अब देखेंगे हम पॉइंट ई। अब ई में बताया गया है आपको नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और एनी अवार्ड। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफरिंग और असाइनिंग एनी डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट और एनी अवार्ड व्हेन सच डिक्री और ऑर्डर और अवार्ड purports or operates to create, declare, assign, limit or extinguish, whether in present or in future, any right, title or interest, whether wasted or contingent of the value of 100 rupees and upwards or in any immovable property। न्यायालय के किसी डिक्री या आदेश का या किसी पंचाट का अंतरण या समनुदेशन करने वाली निर्वसतीय लिखत, जबकि ऐसी डिक्री या आदेश या पंचाट से यह तात्पर्य हो या उसका प्रवर्तन ऐसा हो कि वह स्थावर संपत्ति पर या स्थावर संपत्ति में 100 रुपए या उससे अधिक मूल्य का कोई अधिकार, हक या हित, चाहे वह निहित, चाहे वह समाश्रित हो, चाहे वर्तमान में, चाहे भविष्य में सृष्ट, घोषित, समनुदेशित, परसीमित या निर्वापित करता हो। तो यहाँ पर बात हो रही है न्यायालय की किसी डिक्री या आदेश या किसी पंचाट का अंतरण या समनुदेशन करने वाली कोई निर्वसतीय लिखत। मतलब यहाँ पर बाकी चीजें सारी सेम है, जो हमने ये बी वाला पॉइंट देखा था, बी वाला, कि जहां पर एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट तैयार किया जा रहा था,
पार्टीज के द्वारा, जिससे कोई संपत्ति में कोई अधिकार, कोई टाइटल, कोई इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा था, ये सब हो रहा था, है ना। और वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन हो रहा था, जिसके थ्रू संपत्ति पर अधिकार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे थे। बस यहाँ पर अंतर ये है कि यहाँ पर ये जो अधिकार किसी संपत्ति पे किसी व्यक्ति को मिल रहे हैं, वो कोर्ट की डिक्री के थ्रू मिल रहे हैं। आपने कई बार ऐसे मैटर्स देखे होंगे कि बहुत से मामले ऐसे हो जाते हैं जो मैटर्स कोर्ट में चले जाते हैं, तब कोर्ट डिसाइड करता है कि उस संपत्ति का क्या किया जाए। तो कोर्ट अगर कह देगा कि इस संपत्ति को बेच दिया जाए, इस संपत्ति को बेच करके जो है चीजें क्लियर की जाए, तो ये संपत्ति को बेचने का ऑर्डर किसने दिया? कोर्ट ने। कोर्ट की डिक्री से ऐसा ऑर्डर आया है। तो अब ये जो ऐसी कोर्ट की डिक्रियां होती हैं जहां पर बेच दिया जाता है संपत्ति को, है ना, जहां पर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति बेच दी जाती है, तो ऐसी डिक्री, ऐसे ऑर्डर और ऐसे अवार्ड जो होते हैं, ये भी क्या होते हैं? एक टाइप के नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस डिक्री, ऑर्डर और अवार्ड से किसी व्यक्ति को अधिकार, कोई राइट क्रिएट हो रहे हैं, एक्सटिंग्विश हो रहे हैं, लिमिट हो रहे हैं। तो ऐसी डिक्री और ऑर्डर से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा प्रॉपर्टी का, वो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट को भी आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। तो यहां पर जो नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट जो यहां पर है, वो किसके द्वारा है? कोर्ट के ऑर्डर द्वारा। कोर्ट का ऑर्डर, डिक्री और अवार्ड। ठीक, तो यहां पर बस बी और सी में अंतर यह है कि वहां पर पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं और आपस में कोई राइट, टाइटल और अधिकार क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहां पर जो राइट, टाइटल क्रिएट, अधिकार किसी स्थावर संपत्ति में हो रहा है, वो कोर्ट के ऑर्डर, डिक्री या अवार्ड के द्वारा हो रहा है। और फिर ऐसे नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट का आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होगा। इसको अगर आप एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ऐसा समझ सकते हैं, ए ने बी को कुछ पैसे उधार दिए थे, लोन दिया था। ए ने बी को लोन दिया था, अब बी जो है वो लोन चुका नहीं पा रहा है, काफी टाइम हो गया, बी लोन नहीं चुका पा रहा। तो कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि बी की जो संपत्ति है, बी की जो प्रॉपर्टी है, इसको क्या करो, इसकी प्रॉपर्टी बेच दो और इसकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद ए का लोन चुका दिया जाए। तो अब ये जो डिक्री और जो ऑर्डर आया है, जिसके थ्रू संपत्ति बेची जाएगी, तो ये संपत्ति कोई ना कोई तो खरीदेगा। अब ये संपत्ति खरीदता है जेड पर्सन, है ना। क्या होता है कि ये जो कोर्ट का जो ऑर्डर आया जिसके थ्रू संपत्ति बेची जा रही है, तो ये जो बी की संपत्ति है, ये किसने खरीद ली? ये खरीद ली जेड ने। तो अब संपत्ति बेची तो गई और खरीदी तो गई, लेकिन यहां पर डिक्री, कोर्ट की डिक्री और कोर्ट के ऑर्डर द्वारा बेची गई है ना। तो इसलिए अब जो ये इंस्ट्रूमेंट बना है, इसका भी क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करवाया जाएगा। जो जेड के पास गई, तब जाकर के जेड के फेवर में जो है अधिकार, जो है लीगल राइट क्रिएट होंगे और लीगल वैलिडिटी मानी जाएगी। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो लीगल वैलिडिटी नहीं होगी। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए इसमें जो ई वाला पॉइंट है, इसमें एक प्रोविजो दिया गया है। यहां पर कहा गया है, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में बाय ऑर्डर पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट exempt from the operation of this subsection any leases executed in any district or part of district, the term granted by which do not exceed 5 years and the annual rents reserved by which do not exceed 50 rupees। इन्होंने कहा है कि परंतु राज्य सरकार किसी भी जिले या जिले के भाग में निष्पादित किन्हीं भी पट्टों को, जिनके द्वारा अनुदत्त पट्टा अवधियां 5 वर्ष से अनधिक यानी कि 5 वर्ष से कम है, और जिनके द्वारा आरक्षित वार्षिक भाटक 50 रुपए से अधिक यानी कि जो किराया है वो 50 रुपए से कम है, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा इस उपधारा के प्रवर्तन से छूट दे सकती है। मतलब जो लीज वाला पॉइंट हमने पढ़ा था कि लीज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा ईयरली, मतलब 1 साल की लीज का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, और जहां पर किराया पूरे साल भर का लिया जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। तो यहां पर प्रोविजन में कह दिया कि जो संबंधित राज्य सरकारें होती हैं, मतलब ये आपका एक कॉमन रूल हो गया, जहां जहां रजिस्ट्रेशन एक्ट लागू है वहां पर ये वाला रूल लागू होगा कि अगर ईयरली लीज है, अगर आपका पट्टा वर्षानुवर्षीय 1 साल से अधिक का पट्टा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट की राज्य सरकार को यह पावर दे दिया गया कि अगर आप चाहें तो आप इस प्रावधान से छूट दे सकते हैं अपने लोगों को। तो यदि कोई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल करके ये छूट दे सकती है कि अगर लीज कितनी है, 5 साल से कम है। ठीक है, ये प्रोविजो एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्रोविजो किसमें है? डी वाले पॉइंट के लिए है कि अगर लीज जो है वो कितनी है, 5 साल से कम है। तो अगर लीज 5 साल से कम है तो इसका रजिस्ट्रेशन करवाने से छूट दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर? इसको मैं नीचे क्लियरली लिख दूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रोविजो सेज कि अगर लीज जो है वो कितनी है, 5 साल से कम है, अगर लीज 5 साल से कम है
तो स्टेट गवर्नमेंट छूट दे सकती है रजिस्ट्रेशन से। ठीक, अगर लीज 5 साल से कम है तो रजिस्ट्रेशन से छूट मिल सकती है क्या? जी हाँ, प्रोविजन ने कह दिया संबंधित स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य के लिए ऐसा प्रावधान कर सकती है। मध्य प्रदेश की सरकार है वो कह सकती है कि अगर कोई व्यक्ति 5 साल से कम का पट्टा कर रहा है तो हमारे राज्य में उसका रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। दूसरा कहा है जहां पर किराया 50 रुपए से कम है, जहां पर किराया 50 रुपए से कम है तो ऐसे वाले लीज जहां पर उसका किराया 50 रुपए से कम है उससे भी छूट प्राप्त कर सकती है। इसका रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है जिसका किराया 50 रुपए से कम है ना, तो 50 रुपए से अनधिक है। वार्षिक किराया मतलब पूरा साल भर का किराया लीज का कितना है, 50 रुपए से कम है, तो उसका रजिस्ट्रेशन कराने से छूट दे सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट छूट दे सकती है। लेकिन प्रावधान क्या कहता है कि अगर वार्षिक किराया पूरा 50 रुपए है तो अगर वार्षिक है तो डी क्लॉज के अंदर तो रजिस्ट्रेशन होना है, लेकिन संबंधित स्टेट गवर्नमेंट अपने राज्य में छूट दे सकती है। ठीक, क्लियर? अब देखिए इसमें एक और क्लॉज है 1A। इसमें एक और क्लॉज है आपका, ये सेक्शन काफी बड़ी है इसलिए मैंने बोला था कि आज हम एक ही सेक्शन पढ़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। अब बात हो रही है सेक्शन 1A की, है ना, इसकी सबसेक्शन 1A है जो बात करता है सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की। ठीक, अब हम क्या देख रहे हैं, सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 16 जो बात कर रहा है सेक्शन 53A ऑफ टीपीए। सेक्शन 53 ऑफ टीपीए क्या है भाई? पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस। तो यहां पर बात हो रही है, देखिए पढ़िए एक बार लैंग्वेज। द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन any immovable property for the purpose of section 53A of the TPA 1882 shall be registered if they have been executed on or after the commencement of the registration and other related laws amendment act 2001, and if such documents are not registered on or after such commencement then they shall have no effect for the purpose of the said section 53A। यहाँ कहा गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 की धारा 53 का के प्रयोजन के लिए किसी अचल संपत्ति को प्रतिफल के लिए हस्तांतरित करने वाली संविदाओं को समाविष्ट करने वाले दस्तावेजों को रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, मानो कि उनका निष्पादन रजिस्ट्रीकरण एवं अन्य संबंधित विधियां संशोधन अधिनियम 2001 के प्रारंभ पर या उसके बाद किया गया हो, और यदि ऐसे दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण ऐसे प्रारंभ पर या उसके बाद नहीं कराया जाता है तो धारा 53 का के प्रयोजन के लिए उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। सेक्शन 53A में बात की जाती है पार्ट परफॉर्मेंस की। दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कह दिया जाता है कि आपको अपना इस कॉन्ट्रैक्ट में से इतना पार्ट जो है परफॉर्म करना है, आप जब इतना पार्ट परफॉर्म कर देंगे तो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो जाएगा। तो वो जो पार्ट परफॉर्मेंस वाला हिस्सा है उससे रिलेटेड जो लिखत बनाई गई है उसका रजिस्ट्रेशन आपको करवाना पड़ेगा। तो ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है ये 2001 के अमेंडमेंट जब आए हैं, यहाँ पर लिखा है कि शैल बी रजिस्टर्ड इफ दे हैव बीन एग्जीक्यूटेड ऑन और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द रजिस्ट्रेशन एंड अदर रिलेटेड लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2001। तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट से रिलेटेड अमेंडमेंट्स 2001 में आए थे और उसके बाद पार्ट परफॉर्मेंस वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वो एग्जीक्यूट हुए हैं, तो तब से जो है इनका रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कब से? 2001 के अमेंडमेंट 2001 के अमेंडमेंट के बाद से पार्ट परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रूमेंट है इनका भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है 53A के अंतर्गत, टीपीए के अंतर्गत। वरना क्या होगा, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इसमें ये लिखा गया है कि यदि ऐसे इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो सेक्शन 53A टीपीए के अंतर्गत जो ये पार्ट परफॉर्मेंस वाला आपने चीज कही है ये क्या होगा, इसका कोई इफेक्ट नहीं माना जाएगा, ये लीगली वैलिड फिर होगा ही नहीं। स्पष्ट कहा गया है। तो धारा 53 का के प्रयोजनों के लिए उनका कोई प्रभाव नहीं होगा यदि रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया है। तो ये होती है हमारी सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1 और 1A। मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 1 और सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1 और 3 जो है उसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बताया गया है। तो ये और एक नया जुड़ गया है 1A। ठीक है, तो ध्यान रख लीजिएगा कि सेक्शन जो 17 है हमारी सेक्शन 17 उसकी सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 1A और अब हम देखेंगे सबसेक्शन 3। ये तीन सबसेक्शन में क्या बताया गया है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। और सबसेक्शन 2 जो बची है इसमें बताया गया है कि ऐसे कौन से लिखत है जिनका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो पहले अब हम 3 देखेंगे क्योंकि अभी हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन देख रहे हैं। तो हमने सबसेक्शन 1 के पॉइंट्स देख लिए, सबसेक्शन 1A देख ली, अब हम देखेंगे सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 बात कर रही है एडॉप्शन से रिलेटेड। देखिए पढ़िए क्या लिखा है, ऑथोरिटीज टू एडॉप्ट अ सन
executed after the first day of January 1872 and not conferred by a will shall also be registered. पुत्र के दत्तक ग्रहण के लिए जो प्राधिकार 1 जनवरी 1872 के पश्चात निष्पादित हुए हैं और वसीयत द्वारा प्रदत्त नहीं है, उनका भी रजिस्ट्रीकरण किया जाएगा। इसका मतलब ये है, यहां पर क्या हो रहा है, ऑथोरिटी टू एडॉप्ट, ऑथोरिटी टू एडॉप्ट कब? आफ्टर 1 जनवरी 1872। 1 जनवरी 1872 के बाद से जो दत्तक ग्रहण के प्राधिकार मिले हैं लोगों को, तो जहां पर किसी व्यक्ति को, कोई पुत्र को, कोई सन को एडॉप्ट करने की अथॉरिटी मिली है, और वो अथॉरिटी कैसी है, ये जो अथॉरिटी मिली है किसी बच्चे को एडॉप्ट करने की, ये बाय विल नहीं मिली है। बाय विल नहीं मतलब वसीयत के थ्रू नहीं मिली है कि वसीयत में कहा गया है कि आप यदि एक पुत्र एडॉप्ट करोगे तो ही आपको संपत्ति मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये जो एडॉप्शन का अधिकार मिला है ये बाय विल जो है नहीं मिला है, ठीक है, और 1 जनवरी 1872 के बाद मिला। तो यदि कोई व्यक्ति एडॉप्ट करता है किसी सन को, तो उस एडॉप्शन के जो इंस्ट्रूमेंट होंगे उसका भी जो है रजिस्ट्रेशन आपको कंपलसरी कराना होगा, ठीक है, कंपलसरी। आपको एडॉप्शन से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट का रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी कराना होगा, और ये एडॉप्शन बाय बिल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और अथॉरिटी मिली हुई है आपको 1 जनवरी 1872 के बाद से। तो ये हो गया आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन वाला पूरा कंप्लीट। अब ठीक है, तो ये हमने देख लिया, हमारी सबसेक्शन 3A देख ली हमने, तो आपको क्लियर हुआ। सेक्शन 17 जो हमारी थी, तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन के जो प्रावधान है वो सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1, 1A और सबसेक्शन 3 में जो है हमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, ठीक है, तो सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1, 1A और 3 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की बात बताई गई है, जो आज हमने देखी। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज हम कंपलसरी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड चीजें ही देखेंगे, ठीक है, और बहुत ज्यादा बड़ी सेक्शन थी तो डिटेल भी बहुत थी। अब जो नेक्स्ट हमारा इसका टॉपिक रहेगा, तो उसमें हम देखेंगे सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 प्लस सेक्शन 18, ठीक है, इस पर हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 17 की सबसेक्शन 1, 1A और 3 में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, जिसको हमने कंप्लीटली देख लिया। अब जो है सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 जो है वो आपको बताएगी कि नॉट कंपलसरी ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनका जो है रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, और सेक्शन 18 आपको बताएगी ऑप्शनल वाले, ठीक है, सेक्शन 18 जो है वो आपको बताएगी ऑप्शनल वाले कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका रजिस्ट्रेशन जो है ऑप्शनल है। तो एक टाइप से माना जाए तो ये दोनों चीजें एक समान ही है ना। ऑप्शनल मतलब आपकी स्वेच्छा है, आप चाहे तो करा लीजिए, चाहे तो नहीं करा लीजिए, और यहाँ पर कह दिया कि कंपलसरी है ही नहीं, मत कराइए, तो ये दोनों प्रावधान एक जैसे हो गए। तो सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2 प्लस सेक्शन 18 हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर देखने के बाद आप लोग अपने बैरेक्ट से इसको जरूर से पढ़ें अच्छे से, और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में आपको इस वीडियो की मेरे डिफरेंट ग्रुप्स की लिंक मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की, तो वहां पर भी आप मुझे जो है ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम करके भी पूछ सकते हैं इस सेक्शन से रिलेटेड कोई भी डाउट यदि आपको आता है तो। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सेक्शन, अच्छे से पढ़ाना अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आरजेएस वालों के पास बहुत कम टाइम बचा है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आते ही हैं, और छत्तीसगढ़ जुडिशरी में भी ये आपका माइनर लॉ है, तो छत्तीसगढ़ जुडिशरी की भी डेट आने ही वाली है, और भी जिस स्टेट में ये एक्ट हो तो उस स्टेट के स्टूडेंट्स भी रजिस्ट्रेशन एक्ट के लेक्चर सीरीज देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे चल रहे हैं, तो इन लेक्चर्स को मिस आउट मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए टेक केयर।